माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नीट की वैल्यूज है 30 क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एक्स इन द रिएक्शन, है ना। हमारे पास एक्स के बारे में बताना है जो कि इस रिएक्शन में पूछा गया है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास RCOOH है, उसको रिएक्शन होता है X प्लस H2O HCl के साथ, और हमारे पास क्या बन रहा होता है RCH2OH बन रहा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास रिडक्शन हुआ किसका COOH से, कहाँ पे CH2OH में। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या कर रहा है कि COOH को CH2OH में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये चारों हो सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे। कोई क्या करेगा कि इसको COOH से कहाँ तक रिड्यूस करेगा, CHO तक रिड्यूस करेगा, ठीक है। और कोई क्या करेगा CHO के बाद CH2OH तक करेगा। सेकेंड वन हमारे पास क्या है कि CH2 यानी कि हमारे पास सिंपल एक एल्कीन है और हमारे पास एक्स है, और एक्स के साथ क्या है H2O NaOH H2O2, है ना। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास कि CH2OH हो रहा है। आप सिंपल समझिए कि हमारे पास क्या है कि CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, ठीक है। इससे कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो R CH2 CH2 OH में। यानी कि बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, OH का एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे OH का एडिशन होने का मतलब क्या है कि आपके पास कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लग रहा है ना, यानी कि एंटी मार लग रहा है। और ऐसा सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, और वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है HBO रिएक्शन। HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आपके पास जब एल्कीन होता है तो एल्कीन से कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, लेकिन कहाँ पे अल्कोहल जुड़ता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे जाके OH जुड़ा होता है। तो ये एचबीओ में ही पॉसिबल होता है। और एचबीओ का रिएजेंट क्या होता है, तो एचबीओ का रिएजेंट होता है हमारे पास P2H6, और इसके साथ क्या क्या होता है, इसके साथ यही होता है कि H2O NaOH और H2O2, ठीक है। H2O2 से क्या होता है, वो होता है, लेकिन इसमें B2H6 रहा है। सेकेंड वाले से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास B2H6 जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉन एज, यानी कि हमारे पास सिंपल क्या है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ओ मिसिंग है। तो हमारे पास क्या है, सिंपल C डबल बॉन्ड ओ Cl हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है, और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, CHO में हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एज यू नो, इस रिएक्शन को हम रोजेन मून रिएक्शन कहते हैं ना। रोजेन मून में क्या होता है कि हमारे पास C डबल बॉन्ड ओ Cl होता है और उसका कन्वर्जन होता है CHO में, और ये रिएजेंट हमारे पास होते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे H2O नहीं है, H2 है, H2 PD और BaSO4। इनके प्रेजेंस में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड और Cl से क्या होता है, CHO ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो इस कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोजेन मून कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रिएजेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड आर। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, और एक हमें ऑक्सीडेशन किसका करना है, तो हमारे पास अगर वो अल्कोहल है तो अल्कोहल का कन्वर्जन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारे पास क्या है कि OH से COOH में जाना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा कि सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन कौन से हैं, तो जब CrO3 के साथ H2SO4 लग जाएगा तो ये भी क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये कन्वर्ट कर सकता है। K2Cr2O7 और H2SO4 ये भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 भी क्या करेगा, KMnO4 भी एज यू नो की ये भी काफी अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है। जो Cu573 और CrO3 के साथ हमारे पास ये लगा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इसको CHO तक ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं।
बट बाकी के तीनों जो है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। इस वजह से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है इसका, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट इसमें होगा वो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके फिगर को, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि NaBH4 दिया है, और NaBH4 क्या करेगा कि NaBH4 एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या करता है, कीटोन को या फिर एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्या करेगा, ये अल्कोहल तक इसको कन्वर्ट करेगा। तो अल्कोहल यानी कि यहाँ पे OH कर देगा, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या कर देगा, ये CH3 कर देगा। ठीक है, अब ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है H2SO4। ये क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा पोजीशन से, यानी कि अगर यहाँ से OH निकल रहा है तो यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, यहाँ से एक H निकलेगा, और इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब बेसिकली अल्फा बीटा कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो यहाँ से H निकलता है, वो OH निकलता है, तो यानी कि वाटर का एलिमिनेशन होता है और अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे H है। एक्चुअली यहाँ पर भी बन सकता था, बट ड्यू टू सेटजप रूल, सेटजप रूल की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है यानी कि इस वाले पोजीशन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो उसके पास ज्यादा अल्फा H आएंगे या फिर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा कि ये वाला OH और ये वाला H जो होंगे वो हटेंगे, और यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला OH हटेगा और H हटेगा हमारे पास यहाँ से, यानी कि इस वाले पोजीशन से। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो एक कंजुगेटेड सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 हो जाएगा। तो इस ऐसा प्रोडक्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो कंपेयर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्चुअली हाँ, कंपेयर करना है कि हमारे पास जो सी है वो सी क्या होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सी की, तो सबसे पहले यहाँ तक पहुंच जाते हैं हम, तो ये जो हमारे पास बना है, ठीक है, वो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे OH और यहाँ पे C1 N। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है। ठीक है, ये क्या करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, बेसिकली हमारे पास ये जो साइनाइड है, साइनाइड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने का क्या मतलब है, ये जो लोग यहाँ पे H OH और HOH जैसा सिस्टम होगा, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और सिंस हमारे पास H2SO4 है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ से OH और इस पोजीशन से H, ये दोनों क्या होंगे, रिलीज होंगे, और इनके जगह पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ड्यू टू साइनाइड, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हमारे पास क्या बना होगा, यहाँ पे COOH बना होगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो हमारे पास C3COOH है, यहाँ पे LiAlH4, यानी कि LH है, जो कि क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, माइल्ड रिड्यूस करेगा। उसके बाद H2SO4 है, जो उसको क्या करेगा, अगर OH होगा तो उसको हटा करके डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद HBr है, डबल बॉन्ड बनेगा तो HBr का एडिशन होगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल कोई कंपाउंड बन रहा है, आइए देखते हैं कि
क्या बने यहाँ पे उर्ज-फिटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH3CHO, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब एल्डिहाइड्स के प्रेजेंस में, यानी कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इसको रिड्यूस करेगा किसमें, CH3CH2OH में, ठीक है, इसमें रिड्यूस करेगा। अब क्या है, H2SO4 है, H2SO4 के साथ अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने का मतलब क्या है, CH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, HBr है, और तो HBr से क्या होगा, कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं, तो CH3CH2Br, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास एक बड़ा सा रिएजेंट है, क्या है, तो अब ये जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं, इसका उर्जी नाम है, बट उर्ज फिटिक नाम है ना, उर्ज फिटिक रिएक्शन है ना, ये उर्ज फिटिक रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे कि CH3CH2Br है, दो Na का मॉलिक्यूल, मतलब इसमें भी सेम ही रिएजेंट होता है आपके पास, जैसे कि इसमें Na इथर दिया ना, तो सेम रिएजेंट होगा, 2Na इधर होगा, फिर यहाँ पे Br, और ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये Br के साथ क्या होगा, 2Na, और ये Br क्या करेगा, NaBr बन जाएगा, NaBr का दो कंपाउंड बन जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2, और ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये किस ऑप्शन के साथ रिजेंबल करे, तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ करे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक है, नॉर्मल एल्डिहाइड यानी कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे HCl है, ठीक है। एज यू नो कि जैसे HCl है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड जब ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो कुछ इस तरह से जा करके क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, COH, और ये Cl, यहाँ पे ये H, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जा करके add होंगे। अब हमारे पास क्या करे, HCl हो गया, अब हमारे पास है H3O प्लस। H3O प्लस कहने का क्या मतलब कि हाइड्रोलिसिस के बारे में बता रहा है। अगर CN हमारे पास है, CN है, तो CN का हाइड्रोलिसिस एज यू नो, बहुत बार मैंने बताया कि Ac ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे NH3 होगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन OH के मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, ऐड होते हैं, जिनकी वजह से C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसे बनेगा, तो हमारे पास ये C, यहाँ पे OH, और यहाँ पे C डबल OH, और हमारे पास यहाँ पे H, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट एजेंट है, मैं अलग से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा इसको, NaOH प्लस CaO, और इनके साथ हीट, ये क्या करता है, ये डी कार्बोक्सिलेशन है, जहाँ पे क्या करता है, CH2 को रिलीज करता है ना, CH2 को रिलीज करेगा। तो आप सोचिए कि जब ये CH2 को रिलीज करेगा, CO2 को, तो ये CO2 को ये रिलीज करेगा, यानी कि COH से CO2 को रिलीज करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से CO2 रिलीज करेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ H बचेगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा, COH, और यहाँ पे क्या होगा, CH2। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो ऐसा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर इसके होगा राइट आंसर होगा। आई होप गॉट इट। ये रिएजेंट आप काफी अच्छे से याद रखिए, NaOH CO है ना, NaOH के साथ जब CO होता है और हीट होता है, तो वो क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं, और यहाँ से क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है, तो गैब्रियल सिंथेसिस नॉर्मल हमारे पास जिसमें हम थैलामाइड का यूज करते हैं, और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना, थैलामाइड के साथ पहले SN1 SN2 रिएक्शन होता है, फिर वहां पे SN2 रिएक्शन होगा,
मतलब नॉर्मल आपको क्या ध्यान देना है कि थैलामाइड सॉरी जो गैब्रियल सिंथेसिस है, अगर हम बात करेंगे गैब्रियल सिंथेसिस में, उसमें क्या होता है कि आर सी एल जो होता है वो कन्वर्ट होता है आर एन एच टू में। मीन्स इसका नॉर्मल काम क्या होता है गैब्रियल सिंथेसिस में कि थैलामाइड एक कंपाउंड होता है, रिएजेंट होता है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमीन में। ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है ना, तो जो ए है वो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले रिएक्शन की, जो है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्बे में क्या होता है, तो कोल्बे में हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, अगर हमारे पास क्या होता है कि जब फिनॉल दिया हुआ होता है, फिनॉल, तो फिनॉल के साथ हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, क्या, CO2NaOH। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से क्या करेगा, ये ONa यहाँ पे क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ONa। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि H2SO4 ऐड करने से ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देगा वो क्या देगा, OH, और यहाँ पे COOH, और ये यही जो प्रोडक्ट बना इसी का नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। तो कॉल्बे रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके इसके साथ हो गया। बाकी और दो को देख लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आप जानते होंगे। इसमें क्या करता है कि ईथर का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास कोई सोडियम फेनॉक्साइड आयन होता है और इसका रिएक्शन हम करा रहे होते हैं किसी R-Cl के साथ। तो यहाँ पे Na और Cl कंपाउंड बन जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास आर R- बनते हैं, यानी कि नॉर्मल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है, और इटार रिएक्शन जो होगा उससे क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, लेट्स सी उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इटार रिएक्शन में क्या होगा कि जब हमारे पास टोलुइन दिया जाता है, तो एक्चुअली टोलुइन से बेंजल डिहाइड का जो सफर होता है वो इटार रिएक्शन से भी हम करा सकते हैं ना, CH3। और बस इसमें एक रिएजेंट का यूज करते हैं, क्या नाम है उसका, CrO2Cl2, है ना। इस रिएजेंट का जब यूज करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि एक मैकेनिज्म होता है, जिसके बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CHO बनता है, यानी कि इटार रिएक्शन से बेंजल डिहाइड। तो आई होप कि आपको ये चारों रिएक्शंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं क्या होगा। नहीं, ए का थर्ड के साथ, तो ए का थर्ड किसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है। ओके, बी का फोर, तो बी का फोर, इतना बी का फर्स्ट है तो ये नहीं होगा, और बी का फोर ये हो गया, और सी का सेकेंड ये है, और डी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन 9 में क्या करें कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, वो ज्यादा होता है देन हाइड्रोकार्बन। तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, और कौन सा हाइड्रोकार्बन, इनका की कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ज्यादा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसी के कंपैरिजन में हमने क्या कर लिया, प्रोपेन ले लिया। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में हमने प्रोपेन लिया। तो जैसे ही इसका जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यानी कि इस कीटोन में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें इसका दे रहा है रीजन, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, फॉर एग्जांपल प्रोपेन के साथ। तो यस, स्टेटमेंट वन हमारे पास सही है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा है।
एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। और वो कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? जो उनके कंपेरेबल मास में होंगे। तो ऑब्वियसली ज्यादा होता है। रीजन क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी में जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, वो कम होता है देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। क्या होता है हमारे पास कि कोई भी आप कीटोन ले लीजिए और उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई अल्कोहल लीजिए। अल्कोहल में क्या होगा कि ऑब्वियसली OH होने की वजह से किसी और मॉलिक्यूल के H के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा होगा। इसमें भी जो H है वो किसी और के साथ, किसी और O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा होगा। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ऑब्वियसली जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का वो कम होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो काफी अच्छा रीजन दिया है कि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो इस वजह से हमारे पास होगा दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय ZnH2O यानी कि रिएक्टिव ओजोमोलाइसिस गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मेथिल प्रोपेनॉल एज प्रोडक्ट कंपाउंड एक्स। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बनाइए। तो कैसे बनाते हैं? HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। और 2 मेथिल प्रोपेनॉल का कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मल हमारे पास सॉरी प्रोपेनॉल है ना, यानी कि 3 है होंगे। और प्रोपेनल यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, H करेंगे। ठीक है। और 2 पे मेथिल है तो 2 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथिल ऐड कर देंगे। तो फिर इसको भी डिटेल्स में लिख देते हैं कैसे, CH3 C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। और दूसरे पोजीशन पे क्या है, दूसरे पोजीशन पे मेथिल है। ठीक है। और यहाँ पर भी H। तो अब देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे यू नो कि हमारे पास जब भी डबल बॉन्ड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है ओजोनोलिसिस में और यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है और ये अलग कंपाउंड बना लेते हैं, ये अलग कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल दोनों ऑक्सीजन को ही ऐड करेंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से O और यहाँ पे C और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, O इक्वल टू C, एक तरफ H हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, C। ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पे ये H। ठीक, वही मैंने बना लिया। अब क्या होगा कि दोनों O और O को हम क्या करेंगे, हटाएंगे और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड को इंसर्ट करेंगे। तो जो फाइनल हमारे पास आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और ये क्या होगा, CH3। तो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो करेंगे तो क्या होगा कि इधर आपका आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि तीसरे पोजीशन पे मेथिल है तो 3 मेथिल और 4 बॉन्ड है तो ब्यूटेन सॉरी ब्यूट। और क्या है कि 1 पे इन है तो ब्यूट 1 इन, यानी कि 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच करें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है, बेंजीन दे रखा है, नॉर्मल हमारे पास COHCl है, एनहाइड्राइड AlCl3CuCl। ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये गटरमैन कोच रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, तो बेसिकली एज यू नो कि जैसे हमारे पास ये बेंजीन बना, रिएजेंट हमने लिया क्या, COHCl और नीचे क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ से ये CO की वजह से CO जा करके यहाँ पे ऐड होता है तो CHO का फॉर्मेशन करता है तो ये बेंजल डिहाइड बनेगा। और बेंजल डिहाइड बनेगा तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन, है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन।
एक गटरमैन रिएक्शन भी होता है जो कि आप पढ़े होंगे जब डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं वहां पे, बट यहाँ पे अलग है, गटरमैन कोची रिएक्शन है जिसमें कि सीएचओ का फॉर्मेशन होगा। तो इसका हमने मैच कराया किसके साथ, तो फर्स्ट का मैच कराया हमने सेकंड के साथ, ए का बी। ठीक, तो हम बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, ठीक है। ये रिएक्शन कराया हम किसका, इसका NaOH के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखेंगे कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, अगर कुछ इस तरह का ग्रुप बन है जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और हमारे पास NaOH है, तो यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास हेलोफॉर्म बन रहा होता है एट लास्ट। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, यानी कि यहाँ पे स्टर बनेगा, स्टर सॉरी यहाँ पे एसिड बनता है और यहाँ पे क्या बनता है सी एच एक्स थ्री बन एक्स थ्री होगा, है ना, सी एच एक्स थ्री, यानी कि हेलोफॉर्म बनेगा। इस वजह से इसका नाम हेलोफॉर्म है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो ये हमारे पास बी जो होगा वो थर्ड के साथ मैच करेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में क्या पास है, आर सी एच टू ओ एच, ठीक है। और इसको उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि HOOC ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि OH COOH से OH है ना, और यहाँ से सिर्फ O, ये दोनों निकलेंगे, यहाँ से वाटर का रिलीज मतलब वाटर रिलीज होगा। और ये एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस होता है ना, ये कौन सा प्रोसेस होता है, एस्टरिफिकेशन का, जहाँ पे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCO CH2 तो यहाँ पास ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, तो जो ऑप्शन सी जो होगा वो एस्टरिफिकेशन के साथ मैच करेगा। और ये जो ऑप्शन डी है वो किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिजल्ट आप काफी अच्छे से याद रखिए कि हमारे पास जो ये X2 है, X2 पता क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए CH2 सी डब्ल्यू, ठीक है। X2 कोई भी हमारे पास मान लीजिए Cl2 आ गया या फिर Br2 आ गया, कोई भी हमारे पास हैलाइड है, ठीक है। और वो रेड फोस्फोरस उसके साथ दे रखा है ना, रेड फोस्फोरस और H2। तो ये COOH के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे X लगता है। अल्फा पोजीशन कहने का क्या मतलब, कि जैसे कि ये COOH है हमारे पास, ठीक है, तो इसका अल्फा पोजीशन ये होगा, तो यहाँ पे जाकर के लगेगा, ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, RCH X COOH, है ना। तो यहाँ पास क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे जाके लग गया, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हेल ओलहार्ट जेल्सिंग की रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यह देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए का सेकंड। तो ए का सेकंड किसमें किसमें इसमें, और वो एक ही आंसर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। NaBH4 की भी कुछ लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस है, कि एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, और ये कीटोन को रिड्यूस करता है, ठीक है, कीटोन को करता है, एसिड को नहीं कर पाता, कार्बोक्सिलिक एसिड को, और एस्टर को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एस्टर बना है, तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये जैसे का है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन को रिड्यूस करके क्या करेगा, अल्कोहल में चेंज करेगा। हमारे पास सबसे पहले आता है एसिड, एसिड को रिड्यूस करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड को किसमें करते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और इसको किसमें करते हैं, तो इसको करते हैं एल्कोहल में। तो अगर हमारे पास ये एल्डिहाइड पोजीशन पे है तो किसमें जाएगा, एल्कोहल में जाएगा। तो एल्कोहल में क्या होगा कि OH बनेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सी है। ये वाला तो एज इट इज रहेगा, तो ये इसमें एज इट इज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यस इसमें है, और इसमें इसको रिड्यूस किया गया OH को, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 की बात करना है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कंपाउंड एक्स के बारे में बताना है इसमें, ठीक है। तो एज यू नो फ्रेंड्स की
हमारे पास H2O है। H2O कब CHO में चेंज होगा? एज नो कि अगर हमारे पास कहीं भी दो जगह अगर OH लग जाए, सपोज किसी कार्बन पे दो जगह OH लग जाए, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली वाटर का रिलीज होगा, और जब वाटर रिलीज होगा तो क्या बनेगा? C O बनेगा। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें दो OH लगाना है, और दो OH लगाने के लिए हमें दो Cl लगाना पड़ेगा, और दो Cl लगाने के लिए हमें दो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। सब देखिए बेसिकली क्या है, हमें यहाँ पर दो क्लोरीन लगाना है, सो दैट कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो OH लगाएंगे, और दो OH लगा पाएंगे तभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे CHO लगा पाएंगे। अगर यहाँ पे COOH देता है तो हम क्या करते हैं? तीन OH लगाते हैं, है ना, ताकि हमारे पास एल्डिहाइड के साथ साथ एक और OH आ जाए जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा तब, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास टोलुइन दिया है और Cl2 H दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर CHCl2 यानी कि दो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके दो क्लोरीन वहां पे ऐड कर दिया, और ये H2O क्या करेगा कि दो OH वहां पे जा करके ऐड हो जाएंगे, और तो दो OH वहां पे जाके जब ऐड हो गए तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और ऑलरेडी एक H प्रेजेंट था, जिसकी वजह से एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कह रहा था कि जो एक से वो क्या होगा, तो एक से हमारे पास CHCl2 होगा, यानी कि ये वाला, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओह एक्चुअली 12 दो बार आ गया था, यानी कि यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 13 है। और ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन बेंजाइलडिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। तो बेसिकली अब देखिए, अगर हमारे पास बेंजाइलडिहाइड में क्या होगा कि सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे PH और यहाँ पे H, नहीं तो होता है बेंजाइलडिहाइड। तो इसमें तो कोई कोई बात नहीं। बट अगर हम बात करते हैं एसिटोफिनॉल की, तो एसिटोफिनॉल में क्या होता है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, यहाँ पे PH होता है फिनॉल, बट इधर क्या होता है? इधर CH3 होता है। तो यहाँ पे CH3 है, यानी कि इसके पास अल्फा H है, एंड एज यू नो अगर हमारे पास अल्फा H होता है तो एल्डोल होता है, एल्डोल होता है। अगर अल्फा H नहीं प्रेजेंट है तब कैनिजारो होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कैनिजारो जो है वो दे रखा है, तो कैनिजारो तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अल्फा H है। अल्फा H है तो एल्डोल होगा। अब लेट्स सी कि एल्डोल होता है कि क्रॉस एल्डोल होता है, ठीक है। तो एल्डोल होगा कि क्रॉस एल्डोल होगा? अगर हमारे पास क्या होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि कंडेंसेशन करके, तो वहां पे हम क्या करेंगे? क्रॉस एल्डोल करेंगे। बाकी अगर नॉर्मल हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो एल्डोल होगा, ठीक है। और कंडेंसेशन है यानी कि हम क्या करेंगे? वाटर रिलीज होगा इनमें से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें? C डबल बॉन्ड O PH और यहाँ पे H। आई डोंट नो कि आप इस चीज को कैसे जानते हैं, मतलब कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बट अगर आप इसका एल्डोल करेंगे तो आई थिंक प्रोडक्ट तो हम दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। मैं कुछ इसको ऐसा करता हूँ कि जिसके पास अल्फा एच होता है उसमें से एक एच बाहर ले लेता हूँ, बाकी का प्रोडक्ट एक साथ, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH मतलब इसको ऐसे में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिखने का मेन रीजन क्या है कि मैं इसको प्लस कह सकूं H प्लस, और बाकी सबको माइनस, और यहाँ पे मैं माइनस कह सकूं क्योंकि O पे माइनस आएगा और C पे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब हम क्या करेंगे कि आयन एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे PH, यहाँ पे H, अब C के साथ क्या क्या है? C के साथ यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और PH लग जाएगा, और O के साथ क्या आएगा? नॉर्मल H आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O है उसके बीटा पोजीशन पे OH आ गया, तो बीटा पोजीशन पे OH का आने का मतलब ये क्या होता है? एल्डोल होता है। बट जैसा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अब क्रॉस एल्डोल करेंगे क्या, कि जो OH है और यहाँ पे CH2 है, अब इसके पास अभी और एक अल्फा H है, तो यहाँ से क्या है? वाटर रिलीज हो सकता है। तो जब यहाँ से वाटर रिलीज होगा तो ये OH और यहाँ से ये एक H हटेगा, और हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये हटेगा, ठीक है, और इसका एक H हटेगा, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके बीच में क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसी क्रॉस एल्डोल का हुआ, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्रॉस एल्डोल। और कंडेंसेशन हुआ ही है क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा?
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। अगर हम बात करते हैं एसीटोन की, यानी कि CH3 C डबल O CH3, ठीक है, एसीटोन का फॉर्मेशन कर दिया, और इसका रिएक्शन किसके साथ हम करें, मेथिल यानी कि CH3 MgBr के साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि नॉर्मल वही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, और Mg पे प्लस। तो इस वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी, यहाँ पे C, यहाँ पे O MgBr, और यहाँ पे CH3 और एक ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर CH3 है। और फिर क्या कर रहा है कि हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो MgBr है वो क्या करेगा, हट जाएगा, ठीक है। तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो हम पास जो फाइनल आउटपुट दिखेगा वो क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल तो है, लेकिन एक कार्बन के साथ तीन तीन मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि टर्ट ब्यूटिल, है ना। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर व्हाट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो R डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे वाले मॉलिक्यूल को भी बनाते हैं, कैसे, RC, और यहाँ पे O, यहाँ पे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या होगा कि O और H का क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। O और H के बीच में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और ये क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, ना कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखिए ऐसा नो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, उसी क्वेश्चन का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। बट इंट्रा होती है कि इंटर होती है, तो इंट्रा की वजह से कभी भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज इंट्रा यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर वो मॉलिक्यूल खुद में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो इंट्रा एच बॉन्डिंग में यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या है, इंटर है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस वजह से क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज। तो प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट दिया है। ये रिएजेंट आपको याद रखना है कि जब हमारे पास H2 गैस हो और 1 atm प्रेशर इसके साथ, और इसके साथ साथ पीडी हो, सबसे इंपॉर्टेंट कि पैलेडियम के साथ अगर कार्बन दिया गया हो, है ना, पैलेडियम के साथ कार्बन दिया गया हो तो ये रिडक्शन करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि कीटोन की रिएक्शन से जल्दी, यानी कि कीटोन से फास्ट रिएक्शन किसका होता है, डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, ना कि ये कीटोन का करेगा। तो जिसमें भी कीटोन एज इट इज है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। यानी कि ये एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या करता है कि डबल बॉन्ड को काफी जल्दी से रिड्यूस करेगा, है ना, डबल बॉन्ड को हटाएगा, बाकी कीटोन को क्या करेगा, एज इट इज रखेगा। तो कीटोन एज इट इज होगा और डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा मतलब आई डोंट थिंक कि आपने पहले देखा होगा, बिकॉज ऐसा नहीं मिलता है जनरली। इसमें काफी उटपटांग रिएक्शन होगी जब हम बेंजीन को क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। तो V2O5 का प्रेजेंस, तो यहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से इसके साथ ऐड होगा। तो V2O5 क्या है, V2O5 के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाएगा, और इसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2O। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, है ना। तो मैलिक एनहाइड्राइड इसका नाम है। तो ऑक्सीडेशन जब बेंजीन का होता है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5,
तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन reaction of carbonyl compound which one of the following reagent involves nucleophilic addition followed by elimination of water, the reagent is, मतलब सबसे पहले क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा वाटर का। तो ठीक है, वन बाय वन चेक कर लेते हैं अगर कोई ऐसा है तो। पहला है हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास कोई क्या है कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ऑब्वियसली सी डबल बॉन्ड को होगा ही, बाकी यहाँ पे आर आर डैश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास बन गया। इसका रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यानी कि H2 ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये H2N जो है इसमें क्या होगा कि आर सी आर एस और इस H2NZ को हम ऐसे लिख सकेंगे कि HNHZ और इसको प्लस इसको माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे इस प्लस, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि सी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे NHZ बनाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो वाटर का जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से OH और अल्फा पोजीशन पे H, ये क्या करेंगे, ये दोनों कंपाउंड निकलेंगे और हमारे पास वाटर का एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, आर सी और यहाँ पे आर डैश और डबल बॉन्ड NZ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है उसका एडिशन भी हुआ, और दूसरा चीज क्या हुआ कि वाटर का एलिमिनेशन भी हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी किसी को देखने का जब ऑप्शन सिंगल करेक्ट है तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O, यानी कि C5H10O is phenylhydrazone gives negative response to हाइड्रोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलेंट टेस्ट, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें CH3 टॉलेंट टेस्ट यानी कि C21 को रिजेक्ट किया है। बेसिकली नेगेटिव रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या है कि ये वो टेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो जो कंपाउंड में ये दोनों चीज प्रेजेंट होगा वो हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और फेनिल हाइड्रोजन देने का मतलब क्या है कि फेनिल हाइड्रोजन देने का मतलब क्या है कि वो क्या होना चाहिए, उनमें सी डबल बॉन्ड को प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो ये अल्कोहल का किस्सा पहले ही खत्म हो, अल्कोहल तो हो नहीं सकता। पेंटेनल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेंटेनल में क्या होगा कि 4 5, पेंटेनल में हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बना रहे होंगे, तो इसमें CHO प्रेजेंट है, CHO प्रेजेंट है यानी कि टॉलेंटेस देगा, तो पेंटेनल भी नहीं हो सकता। टू पेंटेनॉल बनाने का मतलब क्या है कि अगर हम टू पेंटेनॉल बनाएंगे तो इसमें भी क्या आएगा, टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा बट हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। लेकिन थ्री पेंटेनॉल जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम इसका रिडक्शन भी करते हैं, यानी क्लास में दिया है कि इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन, तो जब हम हमारा क्या होगा कुछ इस तरह का ये है, जब इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन से क्या होगा कि नॉर्मल पेंटेन भी दे देगा, यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं तो अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है कि जब हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक जब रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को देखते हैं। जिसके पास इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट करेगा। ये बिल्कुल सिंपल है आपके पास। इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक से भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक में क्या हो,
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा होगा। देखिए एक चीज तो सब में कॉमन है कि CHO तो सब में कॉमन है, एक्चुअली इसमें नहीं है, तो इसको हम बाद में ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये तो कोई दूसरा हो गया तो मैटर नहीं करता। बाकी अगर हम 3 CHO की बात करेंगे तो इन CHO में क्या है कि ये तीनों CHO कॉमन है। बाकी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सॉरी नॉट विड्रॉइंग, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जितना ज्यादा होगा, इस ग्रुप के पास, इस कंपाउंड के पास, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो नॉर्मल, इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें CH3 है, CH3 क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Na2 ऑब्वियसली हमें यहाँ पे -I -R ना, यानी कि रेजोनेंस भी शो कर रहा है, -I भी शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये क्या है, दोनों वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। काफी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, NO2 प्रेजेंट होने की वजह से काफी फास्ट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, COCl है, H2P के पास यानी कि BSO4 एक्चुअली। तो ये रोसेनमून रिएक्शन करेगा। ये तो पहला ही पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। तो उसमें COCl का COCl जब होता है तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल CHO को ऐड कर देते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा इसके लिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन 23 की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ इज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नोट करके आप ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करते हैं किसकी, एसिड स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो एसिड स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं, तो एसिड स्ट्रेंथ में बेसिकली हम देखते हैं कि उसमें कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें इसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें एसिटिक, ये तो नॉर्मल एसिटिक एसिड हो गया, ये फॉर्मिक एसिड, और ये ट्राई फ्लोरो और ये ट्राई क्लोरो। तो ट्राई क्लोरो तो काफी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एसिटिक एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बट हम बात करते हैं कि ट्राई फ्लोरो में क्या है, यानी कि CF3COOH, ट्राई फ्लोरो। और ट्राई क्लोरो की बात करें यानी कि CCl3COOH। इसमें क्या है ना, F लगा है, इसमें Cl लगा है। F का जो होगा -I ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Cl के, ठीक है। F का -I ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Cl, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर काफी ज्यादा होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका काफी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका जो एसिड स्ट्रेंथ होगा वो CCl3COOH के मुकाबले ज्यादा होगा। इन दोनों में तो ये जीता। ओके, अब हम बात करते हैं, बट CCl3 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3COOH, ठीक है। लेकिन अब इसमें बात करते हैं और हम बात करते हैं HCOOH में। देखिए बेसिकली क्या है ना, अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या है CH3COOH के साथ, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और CH3 क्या है, +I है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को घटाता है बेसिकली। अब सिंपल शब्दों में समझें तो एसिड स्ट्रेंथ को कौन सपोर्ट करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट करा है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो तो अच्छा नहीं है एसिड स्ट्रेंथ के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि CH3 की वजह से, CH3 ग्रुप लगने की वजह से जो एसिटिक एसिड है उसका एसिड स्ट्रेंथ कम होगा, और जो फॉर्मिक एसिड है यानी कि HCOOH, इसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इन दोनों में ये जीता और इन दोनों में ये जीता। तो सबसे पहले आएगा क्या, ड्राई ड्राई फ्लोरो वाला यानी कि बी, देन आएगा ट्राई क्लोरो वाला यानी कि ए, देन आएगा हमारे पास एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से कौन सा, तो फॉर्मिक एसिड यानी कि डी, एंड देन सी। और ये ऑप्शन मैच करे ऑप्शन ए के साथ, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, सही होगा।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप सिंपल समझिए कि अगर आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है ना, यानी कि CH3 CH2 COOH, ठीक है, एक हमारे पास ये एसिड है और HCOOH है। इसमें कोई पूछेगा कि कौन एसिड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये क्या करेगा, काफी स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट शो करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से उसका एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। बट यहाँ पे एच लगा हुआ है, तो बस एच लगा हुआ तो कितना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शो करेगा, इसीलिए फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। अगर हमारे पास CHO दिया गया और यहाँ पे Cl है, Cl मेटा पोजिशन पे है और भले ही KOH हमारे पास है, कोई बात नहीं, मेटा पोजीशन पे है, Cl का कोई छेड़खानी नहीं होगी। अगर ऑर्थो या पैरा पे होता, ऑब्वियसली हम OH में चेंज कर देते हैं, बट मेटा पे है तो Cl के साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो इसके साथ हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन डी तो पहले ही कटेगा। ठीक है, अब बचता ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास जो है CHO जो है, और यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे 50% KOH है, तो 50% KOH से ही हम समझ पाएंगे कि कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो CHO है वो एक बार रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, C माइनस, और रिड्यूस होकर क्या बनेगा, CH2OH। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पहले वाला ऑप्शन देखें, यहाँ पे CH2 के बाद एक C माइनस आ गया है, ये तो फिर ये दो कार्बन हो गए ना, दो कार्बन एक्स्ट्रा कैसे आ गया, हम तो बस एक ही कार्बन था, बस हमारे पास यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CH2 यानी कि दो कार्बन आ गए, एक कार्बन अधिक कहाँ से है, तो ऐसा तो और हमारे पास रिएजेंट में भी QH है, यानी कि कार्बन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारे पास वैसे भी नहीं होगा, है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे CH2OH भी दिया है और यहाँ पे C माइनस भी दिया गया है, ये ना कि जैसे इसमें था CH2 माइनस, जो एक एक्स्ट्रा कार्बन था, इस वजह से आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है N2 + Cl-, इसका रिएक्शन हम सबसे पहले करा रहे हैं किसके साथ, तो अगर हम डाइजोनियम का रिएक्शन कराएंगे N2 + Cl- का किसके साथ, CO2Br2, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे Mg ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर के साथ। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे MgBr लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है H2O। H2O से क्या होगा, H2O से हमारे पास नॉर्मल H आके ऐड हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा वो बेंजीन ही मिलेगा, तो बेंजीन कहाँ पे, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या, एक साइनोहाइड्रिन दी गई है हमें, बना लेते हैं, C≡N। अब हमारे पास इसको रिड्यूस कराएंगे, LH दिया गया तो LH के साथ रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम रिड्यूस कराएंगे तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि CH2NH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दो दो H दोनों साइड लग जाएंगे तो CH2NH2 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास Na NO2 और HCl है, यानी कि अब यहाँ पे डाइजोनियम का फॉर्मेशन होगा, और डाइजोनियम का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, N2 + Cl- का बनना, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे N2 + Cl-, और अब यहाँ पे H2O लगेगा, H2O लगेगा यानी कि H + Cl-, तो जो फाइनल हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल जाएगा, CH2, और ये N2 + Cl- के जगह पे क्या होगा, OH लग जाएगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा, और ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, तो डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बल अमीन टेस्ट। तो कार्बल अमीन टेस्ट कौन कौन देता है, कार्बल अमीन टेस्ट यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट हमारे पास है, तो एलिफेटिक अमीन देंगे, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, एलिफेटिक देंगे या फिर
आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी अमीन लेंगे। प्राइमरी अमीन जहाँ पे होगा वो क्या करेगा, वो कार्बोनिल अमीन टेस्ट लेगा। जैसे प्राइमरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी है, ये तो टर्सरी है, ये भी सेकेंडरी है। ऑब्वियसली हमारे पास ये होगा, ये एलिफैटिक सॉरी एरोमेटिक हमारे पास अमीन है, तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट देगा। बाकी प्राइमरी अमीन होता तो वो भी क्या करता है, कार्बोनिल अमीन टेस्ट देता है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। ठीक है, दो तरह का हमारे पास अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो मेथिल मिलेगा या फिर एथिल मिलेगा। तो देखिए, मेथिल में क्या है, मेथिल से आप किसको याद रखिए, मेथिल से याद रखिए 213, और एथिल से याद करिए, एथिल एक्चुअली इससे बड़ा होता है ना, तो आप इसको याद रख सकते हैं 231। पहले 2 से स्टार्ट होगा, और 213 231। 213 कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आएगा सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्सरी, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, सेकेंडरी, टर्सरी, देन प्राइमरी। तो हमारे पास मेथिल पूछा है ना, मेथिल पूछा यानी कि 213 हम करेंगे, 213 यानी कि अगर इसको हम करेंगे तो 3 2 1, ये तो नहीं होगा। अगर इसको हम करेंगे तो 1 2 3, ये तो 1 2 3 हुआ, ये भी नहीं हुआ। 1 2 3 आप समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर प्राइमरी है तो 1, सेकेंडरी है तो 2, टर्सरी है तो 3, इस हिसाब से। तो हमारे पास ये क्या है, 2 1 3, तो ये वापस राइट आंसर हुआ 2 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या, 3 1 2, तो ये आंसर नहीं हुआ। बाकी अगर आपसे एथिल सब्स्टिट्यूटेड अमीन पूछ ले तो आप 231 याद रखना। एथिल बड़ा है, यानी कि 2 कार्बन उसमें, तो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि 231 होगा, और छोटा वाला क्या है, 213 है। अब बात कर लेते हैं हम, जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ठीक का। हम रिएक्शन करते हैं कि ये हमारे पास COOH, ठीक है, ये COOH, और जब इसका रिएक्शन करते हैं NH3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे COO NH4 प्लस, और यहाँ पे C++NH4 प्लस, ठीक है। एक्चुअली NH3 क्या होगा, जाकर के इन दोनों से ऐड हो जाएंगे, तो NH4 प्लस जाके बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वाटर का रिलीज होगा, यानी कि इन्हीं कंपाउंड में से क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, C++O NH2, ठीक है। सॉरी, C++ नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी तो निकलेगा ना, तो जो बनेगा वो CONH2 बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, CONH2 बनेगा। तो CONH2 बनने का मतलब क्या है, कि कुछ इस तरह का, C++O NH2, और यहाँ पे C++O और NH2। अब क्या होगा कि इन दोनों कंपाउंड में से अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अमोनिया रिलीज होगा, तो बाकी बचेगा क्या, NH बचेगा, ठीक है। NH2 NH2 में से अगर अमोनिया रिलीज हो गया तो NH बचेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, ये C++O, ये C++O, और यहाँ पास क्या होगा, ये NH बनेगा, ठीक है, NH। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं आखिरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ हो या एसिड स्ट्रेंथ हो, अगर आपने अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग का रखा तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आएगा। मैंने किस तरह से याद रखा है फंडामेंटल इसका, अगर हमसे एसिड स्ट्रेंथ पूछता है बेसिकली, अगर हमसे एसिड स्ट्रेंथ पूछता है, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, बस मैंने यही याद रखा है, बस एक स्टेटमेंट याद रखा है, इससे मैं एसिड और बेसिक दोनों का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो एसिड स्ट्रेंथ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होगा, वो उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, बस इतना ही। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें क्या है कि नॉर्मल NH2 है, यहाँ पे NO2 है, यानी कि काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहाँ पे CH3 है, क्योंकि सबसे खराब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इसको एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं अरेंज कर लूंगा। तो सबसे पहले आएगा सेकेंड, सेकेंड क्यों, क्योंकि उसमें NO2 प्रेजेंट है, देन आएगा फर्स्ट, और देन आएगा हमारे पास थर्ड। तो ये किसका ऑर्डर हुआ, ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ, ठीक है, ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। अब हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ठीक है, इसको उल्टा कर देना है, यानी कि हमें बस क्या करना है, इसका एरो चेंज कर देना है, ठीक। ये किसका ऑर्डर हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। तो मैं भी क्या करता हूँ कि अगर मुझे बेसिक कहा है तो मैं कुछ नहीं, मैं बस ये फंडामेंटल ये पहली लाइन याद रखा हूँ क्या, कि एसिड स्ट्रेंथ के लिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा।
तो एसिड स्ट्रेंथ के लिए मैंने क्या एसिड स्ट्रेंथ मैंने निकाला इस कंपाउंड के लिए, और ठीक उसका रिवर्स कर दिया तो बेसिक का निकल गया, और ये हमारे पास आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह से अगर आप अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो डेफिनेटली आपके सवाल तो गलत नहीं होंगे, ठीक। तो तो थैंक्स यार इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाने के लिए और ये 30 क्वेश्चंस को काफी अच्छे से समझने के लिए। आई होप कि आपने इन 30 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा भी होगा, है ना। अगर आप इसको काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मेन एग्जाम में, तो आई होप कि आप वहाँ पे बिल्कुल फोड़ के आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम को। तो इसी को समाप्त करते हुए चलिए खत्म करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।